नमस्कार। आज हम आपको बीकॉम फर्स्ट में एक पेपर है व्यावसायिक सांख्यिकी, बिजनेस स्टैटिक्स। ये व्यावसायिक सांख्यिकी क्या है? प्राचीन समय में राजा महाराजा जो उनको करों के माध्यम से जो राजस्व मिलता था वो अपने ऊपर खर्च करते थे, अपनी सीमाओं पर भी वो खर्च करते, यदा कदा वो समाज भी खर्च करते, जैसे कुआं बनवाना है, धर्मशाला बनवाना, इस तरह के वो कार्य करते थे। लेकिन आधुनिक समय में प्रजातांत्रिक सरकार होने के कारण सांख्यिकी का और अधिक महत्व बढ़ गया है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे मौसम विभाग का क्षेत्र हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे सांख्यिकी का प्रयोग नहीं किया जाता है। सांख्यिकी के अंतर्गत जो हमारे पास विशाल आंकड़े होते हैं उनको हम संक्षिप्त करके रेंज, औसत, एवरेज नंबर दूसरा है रेंज और तीसरा है परसेंटेज। एवरेज को हम औसत कहते हैं। औसत कैसे निकालते हैं? मान लीजिए किसी एक बगीचे में 10 पेड़ लगे हुए हैं। कोई 2 फुट का पेड़ है, कोई 3 फुट का है, कोई 5 फुट का है, कोई 8 फुट का है, कोई 10 फुट का है, कोई 15 फुट का, वगैरह वगैरह, इस तरह के वो पेड़ लगे हुए हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि उस पेड़ की लंबाई क्या है, आपके बगीचे की जो पेड़ की लंबाई क्या है, क्या आप हर पेड़ की लंबाई बताएंगे? नहीं। तो हम उसकी औसत बताएंगे। जो हम उन सारे पेड़ों को लंबाई जोड़ लेंगे, जितने पेड़ हैं उससे हम डिवाइड करेंगे तो उससे मुझे औसत निकल के आ जाएगा। तो हम ये कह देंगे कि ये औसत हमारे बगीचे की लंबाई है। ठीक है। अब दूसरा आता है रेंज, जिसे हम विस्तार कहते हैं। विस्तार के अंतर्गत सांख्यिकी में ये हम देखते हैं तो इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक जाता है। इसमें इसका फार्मूला होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉल वैल्यू में ये देखते हैं इसका फैलाव कहाँ तक जाता है, इसका हम इसमें अध्ययन करते हैं। तीसरा परसेंटेज, जिसे हम प्रतिशत कहते हैं। अब बीकॉम, मान लीजिए बीकॉम फर्स्ट में 100 बच्चे हैं। 100 बच्चों में सबके अलग अलग नंबर आए हुए हैं। क्या अगर हमसे पूछा जाए कि हर बच्चों के नंबर हम याद कर लेंगे? नहीं, हम याद कर पाएंगे ना, हम हर किसी को बता पाएंगे। उसकी जगह अगर हम उनको प्रतिशत में अगर हम उन्हें बता देंगे तो मुझे बताने में भी आसानी होगी और दूसरा जो व्यक्ति है जिसको हम बता रहे हैं उसको समझने में भी आसानी होगी। जैसे 100 बच्चे में हैं, 70 बच्चे जो हैं वो फर्स्ट क्लास पास हो गए हैं, 20 बच्चे हैं वो सेकंड क्लास पास हुए हैं और जो 10 बच्चे बचे हैं वो थर्ड क्लास पास हुए हैं। इस तरह से हम प्रतिशत की जानकारी कर लेते हैं। आइए एक इसको ग्राफ के माध्यम से भी हम आपको और समझा सकते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ एक कॉलेज में विभिन्न संकायों में छात्र संख्या निम्नानुसार है। ये वर्ष दिया हुआ है 1980, 1981 और 1982। ये है आर्ट, जिसे हम कला कहते हैं। इसमें कितने बच्चे? 1980 में 800 बच्चे पास हुए थे, 1981 में 1200 बच्चे पास हुए थे, 1982 में 1000 बच्चे पास हुए थे। इसी तरह विज्ञान में 400 बच्चे, 1980 में 400 बच्चे पास हुए थे, 1981 में 700 बच्चे पास हुए थे और 1982 में 500 बच्चे पास हुए। अब है वाणिज्य, जिसे कॉमर्स कहते हैं। तो इसमें 1980 में 500 बच्चे पास हुए हैं, 1981 में 800 बच्चे पास हुए हैं और 1982 में 1000 बच्चे पास हुए हैं। और आखिरी में है कंप्यूटर साइंस। इसमें क्या है? 1980 में 100 बच्चे पास हुए हैं, 1981 में 220 बच्चे पास हुए हैं और 1982 में 300 बच्चे पास हुए हैं। ये बच्चे हमारे पास हुए हैं। अगर इसको हम आपको ग्राफिक के माध्यम से बता दें तो आपको समझने में भी और आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो जो हमारी ये सामने की लाइन है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ये जो आप लाइन देख रहे हैं नंबर ऑफ ईयर है। ठीक है। तो इसके लिए जो डायग्राम में संकेत बने हैं, सबसे पहले हम ये जो ब्लैक है ये कला के लिए है, ठीक, आर्ट के लिए। दूसरा है ये विज्ञान के लिए जो ये संकेत बने हुए। तीसरा है ये वाणिज्य के लिए, कॉमर्स के लिए। चौथा है कंप्यूटर साइंस के लिए। ये हम इस तरह इसमें यहाँ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब सबसे पहले हमारा 1980 है। अब 1980 81 में हम यहाँ बच्चों की ग्रोथ बताएंगे जो बच्चे पास हुए हैं। 1980 में सबसे पहले आर्ट्स कला में 800 बच्चे पास हुए हैं। ठीक है। यहाँ तक हमने 800 बच्चों का ये ग्रोथ इसकी दिखा दी। फिर इसके बाद 400 बच्चे, इसमें 1980 में 400 बच्चे पास हुए हैं। तो 1980 में ये हमने इसका
इसका विज्ञान का दिखा दिया है। तीसरा है वाणिज्य। तीसरा जो ये कॉमर्स है, कॉमर्स में हमने कितने बच्चे पास हुए हैं? 500 बच्चे। तो ये हमने 500 बच्चों का ये ग्राफ यहाँ पे बना दिया है। और फिर लास्ट में है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में 1980 में कितने बच्चे पास हुए हैं? 100 बच्चे पास हुए हैं। तो ये 1980-81 का ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, अब 1981 में चलते हैं। 1981 में जो है आर्ट में कितने बच्चे पास हुए हैं? 1200 बच्चे पास हो गए। ठीक है, अब विज्ञान में कितने बच्चे पास हुए हैं? 700 बच्चे पास हुए हैं। और कॉमर्स में कितने बच्चे पास हुए हैं? ये 800 बच्चे पास हुए हैं। और कंप्यूटर साइंस में कितने बच्चे पास हुए हैं? 220 बच्चे ये पास हुए हैं। ये 1981 और 82 का ये ग्राफ बना दिया। अब लास्ट है 1982। 1982 में जो है आर्ट साइड में कितने बच्चे पास हुए हैं? 1000 बच्चे ये पास हुए हैं। विज्ञान में कितने बच्चे पास हुए हैं? 500 बच्चे पास हुए हैं। कॉमर्स में कितने बच्चे पास हुए हैं? 1000 बच्चे पास हुए हैं। और कंप्यूटर साइंस में कितने बच्चे पास हुए हैं? 300 पास हुए। अब ये हम आपको ग्राफ्स के माध्यम बता रहे हैं कि कौन सा ग्राफ बढ़ रहा है और कौन सा ग्राफ कम हो रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं आर्ट की ओर। ये आर्ट जो है 1980 में जो है 800 बच्चे पास हुए थे और 1981 में 1200 बच्चों की ग्रोथ पास करने की हो गई। लेकिन 1982 में जब ये पहुंचता है तो सिर्फ इसकी बच्चों की ग्रोथ जो है 1000 बच्चों की ग्रोथ हो जाती है। यानी कि ये बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है, लेकिन ये गिरने का इसका ग्राफ हो जाता है। दूसरा है विज्ञान। 1980 में 400 बच्चे पास होते हैं। 1981 में 700 बच्चे पास होते हैं और 1982 में जो है 500 बच्चे पास होते हैं। ठीक है, 1982 में जो है 500 बच्चे ये पास होते हैं। यानी कि इसका जो ग्राफ है पहले 400 बच्चों का है, बाद 700 बच्चों का हो जाता है, आखिरी में ये 500 बच्चों का ये ग्राफ हो जाता है। यानी कि ये तेजी से ये बढ़ता है, फिर ये बढ़ता है और फिर लास्ट में ये इसका ग्राफ गिरने लगता है। ठीक जैसे आर्ट का होता है, ये ग्राफ तेजी से बढ़ता है गिरने लगता है। ठीक उसी तरह विज्ञान का भी, साइंस का भी है, ये बढ़ता है फिर और तेजी से बढ़ता है, फिर ये नीचे गिरने लगता है। तीसरा है वाणिज्य, कॉमर्स। कॉमर्स में क्या है? 1980 में 500 बच्चे पास होते हैं और 1981 में जो है 800 बच्चे पास होते हैं। 1982 में जो 1000 बच्चे पास हो रहे हैं। यानी कि इसका जो है 80 की ग्रोथ बढ़ी है, फिर 82 में इसकी ग्रोथ बढ़ी है और इसकी जो ग्रोथ आप देख रहे हैं 83 में भी बढ़ी है। जबकि और 2 विषयों की ग्रोथ। लास्ट है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस क्या है? 1980 में जो है 100 बच्चे पास हुए, 1981 में 220 बच्चे पास हुए और 1982 में जो है 300 बच्चे पास हुए। यानी कि इसमें भी धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ रही है। कहने का मतलब ये है कि पहला जो है जो आर्ट है उसकी ग्रोथ बढ़ती है और बढ़ती है, फिर गिरने लगती है। दूसरा है साइंस है, बढ़ती है फिर और तेजी से बढ़ती है, लेकिन वो भी गिरने लगती है। 2 ऐसे विषय हैं जो कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस, उनकी ग्रोथ बढ़ रही है न कि गिर रही है। तो इस चैप्टर के माध्यम से, ये जो क्वेश्चन के माध्यम से, ये ग्राफ के द्वारा हम और आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा है, ये अब नेक्स्ट पॉइंट है समंकों का प्रकार। समंक किसे कहते हैं? क्या राम श्याम से पढ़ने में होशियार है? क्या ये समंक है? क्या सीता गीता से सुंदर है? क्या ये समंक है? यहाँ पे हम राम और श्याम से पढ़ने में होशियार है, लेकिन यहाँ पे हम ये तुलना नहीं कर पा रहे हैं कि राम श्याम से कितना होशियार है। या दूसरा है सीता गीता से पढ़ने में होशियार है, तो यहाँ भी हम ये तुलना नहीं कर पा रहे हैं तो कौन कितना होशियार है। इसके अगर हम इनको अंकों के माध्यम से अगर हम व्यक्त करेंगे तो मुझे आसानी समझने में आपको भी हो जाएगी। जैसे है राम हाई स्कूल में 75% और श्याम हाई स्कूल में 80% से पास हुआ, तो हम इन दोनों के बीच के अंतर को हम समझ सकते हैं कि कौन ज़्यादा पढ़ने में तेज है, कौन कम पढ़ने। ऐसे ही सीता हाई स्कूल में 80% और गीता जो है वो 90% से पास होती। तो ये हम ये समझ सकते हैं कि पढ़ने में दोनों कौन से तेज है। सांख्यिकी के अंतर्गत समंकों का अध्ययन किया जाता है। समंक 2 प्रकार के होते हैं,
नंबर एक है प्राथमिक समंक जिसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। दूसरा है द्वितीयक समंक, सेकेंडरी डाटा कहते हैं। ये प्राथमिक समंक क्या है? प्राथमिक समंक वो समंक होते हैं जो मौलिक होते हैं, जो पहली बार एकत्र किए जाते हैं। मान लीजिए किसी गांव में हमें स्वास्थ्य के विषय में जानकारी करनी है या शिक्षा के विषय में जानकारी करनी है, तो हम वहाँ पे उस गांव में जाके शिक्षा के विषय में हर घर जाके वहाँ जानकारी करेंगे कि कौन व्यक्ति कितना पढ़ा है। तो हर व्यक्ति का हम डाटा अपने पास एकत्र कर लेंगे। जब हम इस प्रकार के डाटा अपने पास एकत्र करते हैं तो उनको हम प्राथमिक समंक कहते हैं। दूसरा है सेकेंडरी समंक। दूसरा ये है सेकेंडरी समंक जिसे हम द्वितीयक समंक कहते हैं। द्वितीयक समंक वो समंक होते हैं जो पहले से विभिन्न पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं, जैसे मैगजीन में प्रकाशित होते हैं। अब सरकार को कोई योजना बनानी है, उनके पास डाटा उपलब्ध है, तो उन्हीं डाटा के आधार पर, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, किसी भी वो डाटा का वो प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इस तरह से समंकों का हम दो प्रकार से अध्ययन, प्राथमिक समंक होता है, द्वितीयक समंक। सांख्यिकी क्या है? जो विगत वर्ष और गत वर्ष के जो आंकड़े हैं उनको तुलना करते हैं। वो तुलना के आधार पे वो आगे की संभावना, प्रोबेबिलिटी बनती है कि आगे ये हो सकता है। ये सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। अब अपने सांख्यिकी के अंतर्गत 3 सीरीज भी होती है। बीकॉम में जो एक न्यूमेरिकल है, इसमें 3 तरह की सीरीज होती है। नंबर 1 व्यक्तिगत श्रेणी जिसे हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। दूसरी है खंडित श्रेणी जिसे हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। तीसरी है सशक्त श्रेणी जिसे हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहते हैं। ठीक है। अब ये इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? ये व्यक्तिगत श्रेणी। इस व्यक्तिगत सीरीज में आइटम दिए होते हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6, 8 हैं, 10 है, 12 हैं, 14 है। इस तरह के जो आप इसमें देख रहे हैं, इस तरह के जो आइटम दिए होते हैं वो इंडिविजुअल सीरीज में हम उसको इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज यानी कि खंडित श्रेणी। डिस्क्रीट सीरीज क्या है? उसमें 2 कॉलम दिए होते हैं, एक साइज का होता है, दूसरा फ्रीक्वेंसी का होता है। जैसा कि आप चार्ट में ये देख रहे हैं, एक साइज दिया हुआ है, एक फ्रीक्वेंसी है। 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14, 15, 16, 17, 8, 10, 12, 15, 18, 22, 11, 6 ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो अगर 2 कॉलम दिए हुए हैं, अगर एक साइज का दिया हुआ, एक फ्रीक्वेंसी का दिया हुआ, तो ये हम जान लेते हैं ये डिस्क्रीट सीरीज है। लास्ट सीरीज कौन सी है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जिसे हिंदी में कहते हैं सशक्त श्रेणी। ये सशक्त श्रेणी क्या होती है? इसमें भी 2 कॉलम दिए होते हैं, एक क्लास इंटरवल का दिया होता है, दूसरा फ्रीक्वेंसी का दिया होता है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी क्या है इसके सामने? 4, 6, 10, 3, 2। इस तरह की जो सीरीज होती हैं वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।